ओके, पैरामीटर्स ऑफ 4 टर्मिनल नेटवर्क, 4 टर्मिनल जाल के प्राचल। तो 3 टाइप के पैरामीटर्स होते हैं इसमें, Z पैरामीटर, Y पैरामीटर, H पैरामीटर। तो सबसे पहला अपन पढ़ेंगे Z पैरामीटर। उसके लिए ये डायग्राम एक बार देख लीजिए। 4 टर्मिनल नेटवर्क बनाया हुआ है जिसमें 2 इनपुट टर्मिनल है 1 1, 2 आउटपुट टर्मिनल है 2 2। इनपुट टर्मिनल पे जो करंट है उसे हम I1 ले रहे हैं और इनपुट टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे V1। सिमिलरली आउटपुट टर्मिनल्स पे करंट ले रहे हैं I2 और आउटपुट टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम लेके चल रहे हैं V2। ओके, तो इसके बाद अपन Z पैरामीटर को देखने के लिए देखो अपन क्या समझेंगे। अपने पास टोटल यहाँ पर 4 पैरामीटर है। ओके, अपने पास यहाँ पर 4 टर्म्स हैं V1, V2, I1, I2। तो V1, V2, I1 और I2, इन 4 में से किन्हीं 2 को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे और जो बचे हुए 2 होंगे, रिमेनिंग 2 पैरामीटर्स होंगे, वो इन वेरिएबल्स पे डिपेंड करेंगे। यानी 2 वेरिएबल तो प्योरली इनमें से कोई से भी 2 हो सकते हैं वो उसी से डिसाइड होगा कि कौन से पैरामीटर की हम बात कर रहे हैं, Z की कर रहे हैं, Y की कर रहे हैं या H की कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो 4 वेरिएबल हमें मिल रहे हैं, इनमें से हमें 2 को मानना है डिपेंडेंट वेरिएबल और 2 को मानना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट के ऊपर ये वाले जो होंगे वो डिपेंड करेंगे। तो Z पैरामीटर के लिए हम इनमें से कौन से 2 को इंडिपेंडेंट मानते हैं? तो Z पैरामीटर के लिए हम इंडिपेंडेंट मानते हैं करंट को, I1, I2। ये दोनों होते हैं हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इनके ऊपर डिपेंड करने वाले जो वेरिएबल होते हैं वो हम लेते हैं दोनों पोटेंशियल, यानी V1, V2। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये V1 लिखा है मैंने, दिस V1 इज़ अ फंक्शन ऑफ I1, I2, और जो V2 है वो भी किसका फंक्शन है? I1, I2 का। यानी कि I1, I2 क्या हो गए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और V1, V2 क्या हो गए? इन दोनों पर डिपेंडेंट वेरिएबल। इनका टोटल डेरिवेटिव लेंगे तो मैथमेटिक्स में आपको टोटल डेरिवेटिव लेना आता होगा। इस तरह से अपन 2 वेरिएबल का फंक्शन होता है या 2 से ज़्यादा का फंक्शन होता है कोई फंक्शन, तो अपन उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? ये देखो, फर्स्ट इक्वेशन का यहाँ पर लेके चल रहे हैं, तो हमें यहाँ पर V1 मिल जाएगा, ये रहा dV1 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में पहले क्योंकि वो I1 का फंक्शन है तो हमें क्या करना पड़ेगा? V1 का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू I1 कर दिया, उसके बाद I1 का डिफ्रेंसिएशन टोटल कर दिया। सिमिलरली V1 का डिफ्रेंसिएशन I2 के रिस्पेक्ट में किया, फिर I2 का कर दिया। इसी तरह से V2 का जब करेंगे तो पहले V2 का I1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर I1 का करेंगे, फिर V2 का I2 के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर I2 का कर देंगे। तो ये 2 इक्वेशन हमें टोटल डेरिवेशन से टोटल डिफ्रेंसिएशन से मिल जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे? चेंजेस को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो यहाँ पर जो चेंज होगा इन वोल्टेज, dV कहीं पर भी लिखा हुआ होगा तो हम उसे कैपिटल V से रिप्रेजेंट करेंगे, और चेंज इन करंट अगर DI लिखा हुआ होगा तो हम उसे कैपिटल I से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये वाली इक्वेशन कैसी बन जाएगी? देखो, यहाँ पर है dV1 फर्स्ट में, तो उस dV1 की जगह हमें क्या मिल जाएगा? V1, क्योंकि कैपिटल में लेना है। सिमिलरली यहाँ है dV2, उसकी जगह में मिल जाएगा V2। उसके बाद एक बार इस पोर्शन को आप रहने दीजिए, इनका बाद में बताएंगे ये क्या है। यहाँ पर DI1 है, उसकी जगह आ जाएगा I1। यहाँ पर था DI2, उसकी जगह आ जाएगा I2। सिमिलरली नीचे यहाँ पर DI1 था तो I1 हो जाएगा, और यहाँ DI2 की जगह I2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 4 कोफिशिएंट है, इन कोफिशिएंट को हमने 4 नाम दिया है, Z11, Z12, Z21 और Z22। तो ऊपर वाली इक्वेशन से देखो Z11 किसके इक्वल आया है? तो Z11 हमारे पास आ रहा है, ये देखो, Z11 को ZI से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं अभी इसकी डेफिनेशन से क्लियर होगा। तो किसकी जगह हमने पुट किया है Z11? हमने रखा है डेल V1 अपॉन डेल I1। ओके, और कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? V1 अपॉन I1। लेकिन ये V1 अपॉन I1 हमें तभी मिलेगा जब हम I2 को 0 पुट करेंगे। क्यों? इस इक्वेशन में देखो एक बार, इस इक्वेशन में अगर I2 को 0 रख दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? V1 इज इक्वल्स टू Z11 I1, और यहाँ से अगर Z11 हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? V1 अपॉन I1। करेक्ट। तो जब I2 को 0 करेंगे उस कंडीशन में Z11 हमें क्या मिल रहा है? V1 अपॉन I1। तो ये I2 इक्वल टू 0 मस्ट कंडीशन है, ये होनी चाहिए। और इसी हिसाब से इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? तो डेफिनेशन बनाने के लिए देखो, V1 इनपुट पोटेंशियल था, I1 इनपुट करंट थी। तो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का जो रेशो होगा वो रिप्रेजेंट करता है इनपुट इम्पीडेंस, निवेशी प्रतिबाधा को। क्योंकि ओम के नियम से हम जानते हैं रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन I होता है।
तो यहाँ V भी इनपुट का है, I भी इनपुट की है, तो इन दोनों के रेशो से जो इम्पीडेंस मिलेगा वो भी किसका होगा, इनपुट का ही होगा। इस वजह से यहाँ पर हमने Z11 के अलावा इस यहाँ पर I लिखा है, ZI का मतलब इनपुट इम्पीडेंस। ओके, तो इसका एक तो है ये टर्म और एक हो जाएगा ये फॉर्मूला, कंडीशन जब I2 = 0। अब आपको लैंग्वेज में इसको क्या नाम देना है, तो लैंग्वेज में देखो ये याद करना है आपको, खुले परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा जब निर्गम टर्मिनल खुले हो। अब ये डेफिनेशन कैसे बनी, इसको आपको एक एक करके देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखो, आपने जो चीज़ ज़ीरो करी है, आपको ये देखना है कि जो कंडीशन में ज़ीरो हो रही है वो वैल्यू I ज़ीरो हो रही है या फिर V ज़ीरो हो रहा है। इसी से डिपेंड करता है कि सर्किट खुला है या फिर लघुपतित है, यानी ओपन है या शॉर्ट सर्किट है। अगर I = 0 होता है तो इसका मतलब सर्किट जो है वो कैसा कहलाएगा, खुला कहलाएगा। और अगर V = 0 है तो सर्किट कैसा कहलाएगा, शॉर्ट सर्किट या फिर लघुपतित। ओके, और खुले के अंदर क्या होता है, ओपन सर्किट। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या था, I2 = 0, यानी करंट ज़ीरो है। करंट ज़ीरो होते ही आपको अंदाज़ा लगा लेना है कि सर्किट में शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, वहाँ पर ओपन सर्किट की बात हो रही है, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होती है। जैसा कि हम जानते हैं करंट हमेशा क्लोज सर्किट में फ्लो होती है, तो करंट ज़ीरो होने का मतलब है ओपन सर्किट। तो इसका नाम शुरू कहाँ से करना है आपको, खुले परिपथ की। तो ये खुला परिपथ वर्ड कहाँ से आया, आपको समझ जाना है, करंट ज़ीरो करते ही खुला परिपथ। ओके, कि निवेशी प्रतिबाधा हमने समझ ही लिया है, क्योंकि पोटेंशियल भी इनपुट का लिया है, करंट भी इनपुट की ली है, तो प्रतिबाधा भी इनपुट की होगी। तो खुले परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा जब निर्गम टर्मिनल खुले हो। अब ये निर्गम क्यों लिखा, यहाँ पर जो करंट आपको ज़ीरो मिल रही है I = 0, अब I ज़ीरो होने का मतलब तो होता है खुला परिपथ। अब I के अंदर भी आपके पास दो ऑप्शंस है, I1 और I2। I1 इनपुट की करंट है, I2 आउटपुट की करंट है। तो I ज़ीरो होने का मतलब होता है खुला परिपथ, लेकिन अगर उसमें I1 ज़ीरो होगा तो इसका मतलब निवेशी टर्मिनल खुले हैं, और अगर I2 ज़ीरो होता है तो इसका मतलब निर्गम टर्मिनल खुले हैं। तो यहाँ पर अपने पास क्या है, I2 0 है, तो अपने पास कौन से टर्मिनल खुले होंगे, निर्गम टर्मिनल खुले हो। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन क्या बनी, खुले परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा जब निर्गम टर्मिनल खुले हो। इंग्लिश में आप इसे कहेंगे ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस व्हेन आउटपुट टर्मिनल्स आर ओपन। ठीक है, तो ये था Z11। सिमिलरली सेकेंड टर्म Z12, इसे ZR से भी रिप्रेजेंट करते हैं। R का अभी मतलब समझ में आ जाएगा। अब इसको हमने किससे रिप्लेस किया है, तो ऊपर वाली इक्वेशन में देख लेना, वहाँ मिला था अपन को डेल V1/del I2, उसको अपन Z12 से रिप्लेस करेंगे और इसकी वैल्यू आएगी V1/I2 जब I1 = 0। तो पहली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन देखो, ये वाली इक्वेशन है, देखो ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर अगर आप I1 को 0 कर देते हो तो इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगी, V1 = Z12I2। हमें Z12 की वैल्यू निकालनी है, Z12 क्या हो जाएगा, V1/I2। तो V1/I2 होगा, और आपको ये कब मिलेगा, जब I1 0 हो। तो यहाँ पर देख लीजिए डेफिनेशन, V1/I2 जब I1 = 0। तो इस बार हम इसको निवेशी प्रतिबाधा कहें या निर्गम प्रतिबाधा, यानी इनपुट इम्पीडेंस बोले या आउटपुट इम्पीडेंस, तो हम तो कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर ये इनपुट इम्पीडेंस होता तो दोनों ऊपर 1-1 होने चाहिए थे। अगर हम आउटपुट इम्पीडेंस की बात करते हैं तो दोनों 2-2 होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल तो है इनपुट का और करंट है आउटपुट की। जब भी आपके पास कुछ ऐसी टर्म हो जिसमें पोटेंशियल हो वो किसी एक सर्किट लूप का हो और करंट किसी दूसरे सर्किट लूप की हो, तो इस तरह से जो इम्पीडेंस मिलती है उसे बोलते हैं ट्रांसफर इम्पीडेंस, अंतरित प्रतिबाधा। ओके, अंतरित प्रतिबाधा का मतलब क्या होता है कि सपोज एक सर्किट में 2 या 2 से ज़्यादा लूप रखे हुए हैं और किसी एक लूप में बैटरी कनेक्टेड है, उसकी वजह से किसी दूसरे लूप में करंट मिलती है, तो उन दोनों का जो रेशो होगा वो ट्रांसफर इम्पीडेंस या अंतरित प्रतिबाधा कहलाती है। तो यहाँ अपने पास इनपुट लूप का पोटेंशियल है और आउटपुट लूप की करंट है, तो इसको हम बोलेंगे उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा।
उत्क्रम का मतलब रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस। और ऐसा हमने क्यों कहा, अगर ऊपर 2 होता, यानी यहाँ पर अगर अपन को V2 ऊपर मिल जाता और I1 नीचे मिलता तो हम उसे फॉरवर्ड बोलते, लेकिन इसका उल्टा हमें मिला है तो हम उसे रिवर्स नाम दे रहे हैं। अगेन चेक करते हैं सर्किट ओपन है या क्या है। तो हमें ये कंडीशन जब मिली है तो क्या ज़ीरो करने पर मिली है, करंट ज़ीरो करने पर मिली है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखना है आपको, खुले परिपथ की उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा जब, अब कौन से टर्मिनल खुले हैं वो चेक करना है। तो करंट आपको I2 ज़ीरो नहीं मिल रही है बल्कि I1 ज़ीरो मिल रही है, और I1 कौन से टर्मिनल है, निवेशी टर्मिनल। तो इस कंडीशन में ओपन क्या है, इनपुट टर्मिनल ओपन है। तो ये हो गया Z12। और क्योंकि इसका नाम इंग्लिश में होता है रिवर्स ट्रांसफ़र इम्पीडेंस, तो आप इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट रिवर्स ट्रांसफ़र इम्पीडेंस व्हेन इनपुट टर्मिनल्स आर ओपन। अब क्योंकि रिवर्स से शुरू हो रहा है ये टर्म, इसलिए यहाँ पर Z के नीचे क्या लगाते हैं अपन, R लगाते हैं। ये था Z12। इसके बाद Z21 है, उसे ZF से भी लिखते हैं, और यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी ये, तो इक्वेशन में आप चेक कर लीजिएगा, इससे रिप्लेस किया अपन ने, या फिर V2/I1 व्हेन I2 = 0। तो ये सेकंड इक्वेशन में मिलेगा अपन को। तो सेकंड इक्वेशन हमें क्या मिली थी, ये सेकंड इक्वेशन थी, देखो अपने पास Z21I1 Z22I2। इसमें अगर I2 0 कर दो तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में Z21 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, V2/I1। तो हमें यहाँ पर देखो मिल रहा है V2/I1। तो वही बात हो गई, आउटपुट लूप का पोटेंशियल है, इनपुट लूप की करंट है, तो ये भी कौन सी डेफिनेशन होगी, ट्रांसफर इम्पीडेंस की होगी। लेकिन इस कंडीशन में ऊपर वाले केस से आपको क्या मिल रहा है, उल्टा मिल रहा है। अगर उसको आपने रिवर्स नाम दिया तो इसका मतलब इसको क्या देना है, फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस। और कंडीशन कौन से टर्मिनल ओपन है, आउटपुट टर्मिनल, क्योंकि यहाँ पे 2 लगा हुआ है और करंट है, तो जब निर्गम टर्मिनल खुले हों। तो ये हो जाएगा Z21। लास्ट है Z22, इसे ZO से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका फॉर्मूला फर्स्ट इक्वेशन से। और अगर करंट I1 0 रख दो आप सेकंड इक्वेशन में, इसमें अगर I1 0 रख दो तो ये 0 हो जाएगा ये वाले टर्म से और ये वाले टर्म से। Z22 निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, V2/I2, और कंडीशन जब I1 = 0 हो। तो ये इस बार देखो V भी जो है वो आउटपुट का है, I भी है वो भी आउटपुट की है, तो दोनों का जो रेशियो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आउटपुट इम्पीडेंस, क्योंकि दोनों टर्म ही किसके हैं, आउटपुट के हैं। और कंडीशन कौन से टर्मिनल ओपन होंगे, निवेशी टर्मिनल, यानी कि इनपुट टर्मिनल आपके पास इस वक्त ओपन होंगे। तो ये आपके पास कहलाते हैं Z पैरामीटर। ओके, चारों नाम आपको पता चल गए। इनको मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिखा जाता है, क्योंकि आपके पास जो इक्वेशन मिली है वो मिली है V1 = Z11I1 Z12I2, V2 = Z21I1 Z22I2। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, V1 V2 = 1 1 1 2 2 1 2 2 साथ में I1 I2। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से और इक्वल करो ऊपर वाले टर्म को, तो आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी दोनों के दोनों। तो मैट्रिक्स फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ये, और इन्हें कहते हैं Z पैरामीटर, या फिर इसका दूसरा नाम है ओपन सर्किट पैरामीटर, खुले परिपथ के प्राचल, क्योंकि चारों ही पैरामीटर्स के लिए अपने को सर्किट कैसा मिला है, ओपन मिला है।